ये IIT 2010 में एक क्वेश्चन दिया है उसने। 3 बल्ब दे रखे हैं, एक 100 वाट का, एक 60 वाट का, एक 40 वाट का, और वो कहता है रूम टेम्परेचर के साथ फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और साथ में उसने रूम टेम्परेचर पर ये एक 100 वाट, एक 60 वाट, 40 वाट के बल्ब दे रखे हैं, और ये रिलेशन उसने दिया हुआ है। ऑप्शनल ए दिया हुआ है, ऑप्शनल बी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस में रिलेशन पूछ रहा है। अब तीनों बल्ब के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा। ये डाटा उसने दिया नहीं है, उसने केवल पावर दी हुई है। इसका मतलब तीनों का सेम वोल्ट पर पावर है ये। और पावर हमें मालूम है, पावर का जो फार्मूला है V² डिवाइड बाई R। बल्ब की जो पावर है V वोल्ट पर, R रेजिस्टेंस बल्ब का है, उसकी पावर V² बाई R है। और उसने एक 100 वाट का, एक 60 वाट का, एक 40 वाट का बल्ब दिया हुआ है। तो P100 इज ग्रेटर देन P60 इज ग्रेटर देन P40, और पावर होती है V² अपॉन R100। जो 100 वाट का उसका रेजिस्टेंस R100 ले लिया, 60 जिसकी पावर है 60 वाट, उसका V² बाई R। तो जब ये P100 इज ग्रेटर देन P60 है तो V² अपॉन R100, V² अपॉन R60, V² अपॉन R40, ये तीनों बल्बों के रेजिस्टेंस है। ये रिलेशन आ गया। ये V² कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। 1 अपॉन R100 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R60 इज ग्रेटर देन, ये रिलेशन आ जाएगा। तो उसने ऑप्शनल दे रखे हैं, ऑप्शनल दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। डी ऑप्शनल आ जाएगा, डी ऑप्शनल आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन उसने और दिया हुआ है IIT 2010 में। वो कहता है वेरीफाई ओम्स लॉ, और साथ में ये दे रखा है रेजिस्टेंस R1 इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस R2 वेरी स्मॉल, और जो टेस्ट है रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस उसने RT दिया हुआ है। R1 बहुत ज़्यादा है, R2 बहुत स्मॉल है, और RT टेस्ट रजिस्टर है। और ऐसे सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट A ऐसे दिया हुआ है, एक सर्किट ऐसे दिया हुआ है, और एक सर्किट उसने ये दिया हुआ है, और एक सर्किट उसने ये दिया हुआ है। और उसने चारों सर्किट में ये पूछा है कि ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जो ओम्स लॉ वेरीफाई करेगा। अब हमें गैल्वेनोमीटर लेते हैं, और इसके पैरेलल में एक हम ऐसे बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम पैरेलल में, रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसको शंट बोलते हैं। और ये S बहुत छोटा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अमीटर बन गया। एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर टेंड्स टू 0। तो जो अमीटर होता है सर्किट में, वो मेन सोर्स के साथ सीरीज में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते हैं, एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। उसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। और अमीटर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 होता है, जिसे सोर्स के साथ सीरीज में लगाना होता है। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में
एक हम हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस। गैलोमीटर के सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं और तब हम कहते हैं इसको कि ये वोल्ट मीटर बन गया। इसको हम कहते हैं गैलोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के कि अब ये वोल्ट मीटर बन गया। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और वोल्ट मीटर को हम करते हैं पैरेलल में यूज। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि ऐसे तो हमारा एक रेजिस्टेंस है, टेस्ट रेजिस्टर, और इसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगाना है। ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, बात बराबर है। हमें तो रीडिंग चाहिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और जो मेन सोर्स है उसके साथ अमीटर सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो जो करंट है फ्लो करती है वो ऐसे फ्लो करती है। मेन सोर्स से जो करंट है वो अमीटर से होकर जाएगी और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। जिस टेस्ट रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर पैरेलल में लगना चाहिए और अमीटर सीरीज में लगना चाहिए सोर्स के साथ। और करंट, ये सर्किट हमारे पास ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे सर्किट बनना चाहिए। अब हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर इस सेल की वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ करंट इंक्रीज होगी और जब करंट इंक्रीज होगी तो ये अमीटर, गैल्वेनोमीटर वर्किंग एज एन अमीटर, इसमें करंट बता, इसमें करंट जो है इंक्रीज होगी, तब वेरीफाई होगा ये। तो अब हमने ये पहले हमने ए ले लिया सर्किट। अब उसने दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 इज वेरी हाई और हमें यहां से जो करंट फ्लो करेगी वो करंट यहां पे भी फ्लो करेगी और ये रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है तो ये अमीटर की तरह वर्क कर ही नहीं रहा। अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये सर्किट गलत है, ये ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं करेगा। अब ये सर्किट बी है, सर्किट बी में ये मेन सोर्स हो गया, रेजिस्टेंस के ये जो गैल्वेनोमीटर है ये पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस के, तो ये वोल्ट मीटर की तरह वर्क करना चाहिए और ये अमीटर की तरह ही। तो अमीटर में तो गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस, तो ये अमीटर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। और वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर में सीरीज में होना चाहिए और यहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में लिया हुआ उसने, तो ये सर्किट भी गलत है, ये भी ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं करेगा। अब हम इसकी बात करते हैं। उसने दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 इज वेरी हाई, तो रेजिस्टेंस R1 बहुत ज़्यादा है, हमने उसको यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारे पास में वोल्ट मीटर बन गया जो कि टेस्ट रेजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में लगा हुआ है। इसके अक्रॉस ये रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई है, ये गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया हमने, R1 हाई रेजिस्टेंस है तो ये वोल्ट मीटर की तरह वर्क कर रहा है। और R2 रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस R2 है वो स्मॉल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस R2 जो है वो हमारे पास में हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये जो है हमारे पास में ये तो अमीटर की तरह वर्क कर रहा है और ये सेक्शन हमारे पास में वोल्ट मीटर की तरह है। और जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे करंट जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये वोल्ट मीटर है और ये इसके अक्रॉस रीडिंग भी देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये बताएगा।
और करंट यहाँ से ऐसे जाएगी और ये पूरा का पूरा एक अमीटर की तरह हो गया, इसमें करंट ऐसे जाएगी। तो ये वेरीफाई कर रहा है, ये ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है। हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे मेन सोर्स की तो यहाँ पर करंट इंक्रीज होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से करंट मालूम पड़ेगी, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द करेक्ट। और जो फोर्थ सर्किट दिया हुआ है उसने, उसमें रेजिस्टेंस R2 जो कि बहुत कम है, जबकि वोल्टमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। और गैल्वेनोमीटर का अमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, और जबकि ये तो उसने हाई लिया हुआ है, ये हाई लिया हुआ है, तो ये गलत है। ये वर्किंग एज एन अमीटर होगा ही नहीं। अमीटर के लिए ये रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, जबकि ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये सही नहीं है। ये वाला सही है, ये सही है। एक क्वेश्चन आईडी 2000 में ये आया है, थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L एंड थिकनेस इज T एंड रेसिस्टिविटी O रो दे रखी है, स्क्वायर शीट दे रखी है, थिकनेस T दे रखी है, और वो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। इन दोनों फेसेस के बीच में हमें रेजिस्टेंस बताना है। उसने एक स्लैब दे रखी है, ये लेंथ उसने L ले रखी है, ये लेंथ भी L ले रखी है, यहां से यहां तक ये भी L दिया हुआ है, और ये थिकनेस उसने T दे रखी है, और ये दोनों अपोजिट फेज हो गए। और वो कहता है इन दोनों अपोजिट फेज के बीच में हमें रेजिस्टेंस चाहिए। स्क्वायर प्लेट है, थिकनेस उसकी जो रखी है उसने T, और इन दोनों फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, और ये उसने ऑप्शनल दे रखे हैं। R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू T, इंडिपेंडेंट ऑफ L, इंडिपेंडेंट ऑफ T। तो पहले तो हम अपना जो दोनों फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, हम अपनी यहाँ पर ये जो दो फेस उसने दिए हुए हैं, एक फेस तो ये दिया हुआ है उसने, और एक फेस ये दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमने सेल यहां लगानी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें, दोनों फेसेस के बीच में चाहिए, तो लेंथ तो रेजिस्टेंस की L हो गई, और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेसिस्टिविटी रो मालूम ही है। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? क्रॉस सेक्शन एरिया तो T इंटू L हो गया, और लेंथ रेजिस्टेंस की L हो गई। क्या फार्मूला रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? T इंटू L। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया, ये थिकनेस इंटू लेंथ, तो T इंटू L एक ही जगह रख दिया, ये L से L कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? रो डिवाइडेड बाई T, L से L कैंसिल हो गया, और रो है कांस्टेंट, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/T आ गया। ये जो रो है ये तो कांस्टेंट है, L से L कैंसिल हो गया, तो R जो है प्रोपोर्शनल टू 1/T आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ L है। तो उसने थर्ड ऑप्शनल यहां पे जो दे रखा है, ऐसे ऑप्शनल दे रखे हैं, तो थर्ड ऑप्शनल में दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ L। ये सही है, ये सही है। एक क्वेश्चन IIT 2010 में और आया है, उसने कहा है टू आइडेंटिकल बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ईच 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों आइडेंटिकल हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज,
across a resistance R, the rate of heat produced in R is J1। जब दोनों सेल सीरीज में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन I स्क्वायर R वो तो J1 है। और फिर दे रखा है व्हेन द सेम टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में वही रेजिस्टेंस लिया हुआ एक्सटर्नल, तब रेट ऑफ प्रोडक्शन तब J2 दे रखा है और उसने ये रिलेशन दे रखा है J1 इज गिवन 2.25 इंटू J2 और ये पूछ रखा है उसने R कितना है। तो फर्स्ट केस में दोनों सेल उसने पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस में दो सेल उसने सीरीज में ले रखी हैं, दोनों सेल सीरीज में ले रखी हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है और जो रेट प्रोडक्शन है हीट का इसके अंदर वो है J1। अब ऐसे करंट फ्लो करेगी, एक ही पाथ है तो करंट का फ्लो एक ही करंट होगी और ऐसे हम किरचॉफ लॉ यूज़ कर रहे हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ई आर। तो ये दोनों के दोनों सेल बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो सिग्मा ई में आ जाएगा ई प्लस ई और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसके लिए करंट के अलोंग चल रहे हैं I इंटू आर, आर 1 ओम में, इसके लिए भी I इंटू आर 1 ओम में और यहाँ से इसमें भी करंट वही है सेम डायरेक्शन में। ये इक्वेशन बनेगी सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ से 2E E प्लस ई 2E और यहाँ से I बाहर ले लिया 1 + 1 2 ये हो गया और ये R। तो करंट आ गई, करंट आ गई I इज इक्वल टू 2E डिवाइड बाई 2 + R। पावर का फार्मूला मालूम है, पावर होती है I स्क्वायर R। हीटिंग इफेक्ट रेट ऑफ पावर जो है हीट जो है पर सेकंड कितनी प्रोड्यूस होगी I स्क्वायर R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पूछ रहा है, हेंस रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज J1 I स्क्वायर R। I मालूम है, I की वैल्यू रख दी 2E डिवाइड बाई 2 + R का होल स्क्वायर इंटू R। एक तो ये आ गया। दूसरे केस में उसने कहा है कि अब दोनों सेल पैरेलल में, सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड केस की बात करेंगे। अब उसने दोनों सेल पैरेलल में लिए हुए हैं, वो कहता है दोनों सेल पैरेलल में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और इसके अंदर जो है अब हीट दे रखी है उसने J2 पर सेकेंड। हीट का जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट अब दे रखा है J2। हमने क्या किया, यहाँ से सपोज करो ये सेल करंट I दे रहा है तो ये भी करंट I चाहिए। अब दोनों आइडेंटिकल सेल हैं तो इसमें भी करंट I ले लेंगे, ये भी करंट I दे रहा है तो यहाँ पे I यहाँ से आ रही है, I यहाँ से, तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी 2I, इसमें करंट 2I हो गई। इसमें हीट प्रोडक्शन जो है J2 कितना होगा, J2 होगा 2I का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि इसमें टोटल करंट 2I है और दोनों सेल एक जैसे हैं तो सेम करंट दे रहे हैं। अब से पैरेलल केस डिस्कस कर रहे हैं, फिर किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू IR यूज कर रहे हैं इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए किरचॉफ लॉ यूज कर रहे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू IR, यहां से चलेंगे, एक ही सेल है इस पाथ पे, ये एक ही सेल है, E इज इक्वल टू, और यहां करंट कितनी है इसमें I और रेजिस्टेंस कितना है ये
1 ओम है तो I इंटू 1, और फिर यहाँ से यहाँ पर कितनी करंट है 2I, तो 2I इंटू R। ऐसे जाके पूरा पाथ कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से I आ गया कितना, E डिवाइड बाई यहाँ का 1 और यहाँ का 2R, ये आ गया। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन R2R कितना होगा मालूम है, J2 कितना होगा 2I² इंटू R। अब रेजिस्टेंस में 2R में करंट, R में 2I है, तो यहां से J2 कितना आ गया, ये बाहर आ गया 4 हो गया I² R। I की वैल्यू रख रहे हैं, I कितना निकाल चुके हैं, E डिवाइड बाई 1 प्लस 2R। I इज द करंट गिवन बाई 1 सेल, यहां से रख दिया 4 इंटू आई की वैल्यू रख दी E 1 प्लस 2R का होल स्क्वायर इंटू R। यहां से ये J2 आ गया, ये J2 आ गया। एक हमने J1 निकाल लिया और एक हमने J2 निकाल दिया, J2 निकाल दिया हमने। और उसने कहा है क्वेश्चन में कि J1 इज इक्वल टू 2.25 J2 है। J1 की वैल्यू रख दी हमने 2E डिवाइड बाई 2 प्लस R² इंटू R। J2 की वैल्यू रख दी 2.25 इंटू J2। J2 निकाल चुके हैं, J1 भी निकाल चुके हैं। ये रिलेशन उसने दिया हुआ है। यहां से इसको बराबर रखेंगे तो E से तो E कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। 2.25 इंटू 4 ये 9 हो गया, जो कि 3 का स्क्वायर है। अब ये 3 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका तो 2 प्लस R रह गया, इसका 3 रह गया इंटू दिस, ये रिलेशन रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2R और ये 3 इंटू 2 प्लस R। 2 से अंदर ले गए, ये 2 प्लस 4R और ये 6 प्लस 3R। 3R को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ये कितना रह गया हुआ 4R माइनस 3R और ये 6 माइनस 2, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 4 ओम। ये दिया हुआ है, आंसर 4 ओम आ गया। एक क्वेश्चन आया और आया IIT 2010 में, उसने कहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ए बैटरी 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A and B in the given figure circuit. If the capacitors have capacity no charge initially, at what time in seconds does the voltage across them between 4 volt? क्या है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है उसने, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम का वैल्यू दे रखी है, log 5 बेस दे रखा है 1.6, log 3 दे रखा है 1.1 और ये सर्किट दे रखा है 2 मेगा ओम पैरेलल में दे रखे हैं, 2 माइक्रोफैरड ये दोनों पैरेलल में दिए हुए हैं और 10 वोल्ट का सोर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट कितने टाइम पे हो जाएगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस, ये पूछ रहा है। तो पहले हमने क्या 4 वोल्ट सर्किट उसने ये दिया हुआ है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 करेंगे, 2 का आधा रह जाएगा, 1 मेगा ओम रह गया और ये 2 और 2 मिलके ये कितना हो गया
ये दोनों पैरेलल में, ये 4 हो गया। अब सर्किट ये रह गया और वो कहता है कि इसके अक्रॉस 4 वोल्ट जब हो जाए तो टाइम बताइए कितना हो गया। और ये 10 वोल्ट का सोर्स दे रखा है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमें ये फार्मूला मालूम है, Q इज इक्वल टू Q01 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। किसी कैपेसिटर की थ्रू रेजिस्टेंस चार्जिंग करते हैं, C कैपेसिटी हो गई 4 इस सर्किट में और R रेजिस्टेंस ये हो गया 1 मेगा ओम। और ये जो चार्ज Q0 है, ये पीक वैल्यू ऑफ चार्ज Q0 इज इक्वल टू सी वी नॉट। और V0 वो है हमारे पास में 10 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज ये 10 वोल्ट है और यहाँ 4 वोल्ट चाहिए, ये पूछ रहा है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू Q01 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई सी आर। और Q कितना होता है, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस V वोल्ट ले लिया और जो Q0 है वो कितना होगा, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज बराबर C इंटू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, V0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। C की वैल्यू मालूम है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड। इसकी वैल्यू मालूम है, मेगा ओम है 1 इंटू 10 पावर 6 ओम। तो CR 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 पावर 6, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 सेकेंड आ गया ये। इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब V तो चाहिए 4 वोल्ट, V0 है ये कितना 10 और CR की वैल्यू निकाल चुके हैं 4। तो अब ये रह गया, V की जगह 4, V0 की जगह 10, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर। CR की वैल्यू 4 है। यहाँ से इस 10 को नीचे ले आए, ये 0.4 हो गया। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया, ई की पावर माइनस टी बाई 4 इज इक्वल टू ये रह गया। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेंगे तो लॉग बेस ई की पावर माइनस टी बाई 4 इज इक्वल टू लॉग 0.6। पावर को आगे ले आए, पावर को आगे ले आए, ये रह गया लॉग ई बेस ई जो कि कितना हो जाएगा 1 और ये लॉग 0.6 का कितना हो जाएगा 6/10, 3/5 रह गया। और log 3/5 log 3 माइनस log 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्या रह गया, माइनस साइन इधर ले जाओ तो ये कितना रह गया T/4, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। log 5 माइनस log 5 की वैल्यू उसने दे रखी है, log बेस ही log 5 की वैल्यू दे रखी है उनने 1.6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने। अब लॉग टेबल नहीं देते हैं और ये भी दिया हुआ है। तो 1.6 में से 1.1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0.5। तो T/4 कितना, इतना रह गया। तो T कितना हो गया 0.5 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2 सेकेंड, ये आ गया। तो इनको आप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा बार बार करके। इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन का रिपीटिशन हो रहा है। ओके, थैंक यू।